स्टेज पर मौजूद एडवोकेट प्रभाकर काले साहब, अध्यक्ष गढ़ उदगीर विकास अघाड़ी, सैयद ताहिर हुसैन साहब, अध्यक्ष के उम्मीदवार, सनाउल्लाह खान साहब, शेख फैयाज साहब, जितेंद्र शिंदे साहब और यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई और घर पर सुनकर बैठने वाली मेरी पर्दानशी माँ बहनें, आज का ये जलसा एक इंतखाबी जलसा है। कल उदगीर में चुनाव होने वाले हैं, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 31 उम्मीदवार को ठहराया है और एक अध्यक्ष का उम्मीदवार है हमारे। आज आप लोग ज्यादा बार नहीं घूमना, जाके सो देना सुबह सुबह उठ के अपने को वोट डालने का, याद रखना। क्योंकि आज आराम से वो सोएंगे, क्योंकि इंशाअल्लाह आने वाली जिंदगी पर उनको कभी हम लोग आराम से सोने नहीं देंगे। उदगीर की जनता कल फैसला करेगी कि 35 साल से जिसने उदगीर की जनता को बेवकूफ बना बना के वोट लिया, कभी ये काम के नाम से, कभी वो काम के नाम से, और जो काम नहीं किया उस काम का तमाचा मारने का कल दिन आ गया है भाई। पूरे 70 साल से हम लोग ये लाइन में, कभी एजुकेशन के लिए रिजर्वेशन के लिए लाइन में, कभी जॉब के लिए लाइन में बस खड़े हैं। और आज तो देखा आज ये राय के हम लोग सब एटीएम की लाइन में भी खड़े हुए हैं, बैंकों की लाइन में खड़े हुए हैं। क्यों? क्या 8 तारीख को तुगलकी फरमान जारी हो गया। मैं तो उसको डिसीजन या निवेदन या एक सोच समझ कर किया हुआ फैसला नहीं मानता हूं साहब, क्योंकि अगर सोच समझ के लिया होता ये फैसला तो आज हिंदुस्तान का एक गरीब इंसान बैंकों की लाइन में नहीं खड़ा होता, बल्कि अपने काम धंधे में खड़ा होता। आज हमारी दलित माँ बहने, हमारी मुसलमान पर्दानशी माँ बहने बैंकों की लाइन में नहीं खड़ी होती साहब, हमारे घर में बैठ के जो चूल्हा चक्की चल रहा था वहां पे काम कर रही होती। मगर जिस किसी इंसान ने हमको ये लाइनों में खड़ा रखा है, उससे बदला लेंगे कि नहीं? डिजिटल बनाने का बदला लेंगे कि नहीं? इसने हमसे हमारा वक्त छीना, हमसे हमारा अमन व अमन छीना, हमसे हमारा सुकून छीना। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने हमको भी पावर दिया है, कोई हक कोई राइट नहीं दिया है ज्यादा, मगर हमको एक राइट ये जरूर दिया है कि हम हमारे वोट का इस्तेमाल करके ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ हमको वोट बैंक की राजनीति करते हैं, हमारे साथ जुल्म करते हैं, अन्याय करते हैं, उनको हम हमारी रीत से सबक सिखा सकते हैं। वो सबक सिखाने का वक्त है कि हम हमारा बैलेट यूज कर सकते हैं हमारे वोट के जरिए। वरना देखो सब क्या हो रहा है। आज बीजेपी की सरकार सत्ता में आ गई, किसकी वजह से आई? ये पंजा, ये कांग्रेस और ये राष्ट्रवादी जो नपुंसक लोग थे, जिन्होंने इख्तियार में रहा, किसी का काम नहीं किया, इनकी बेवकूफियों की वजह से, इनकी नाकामयाबियों की वजह से आज बीजेपी की सरकार सत्ता में आके बैठी है और वहां से इस तरह के रातों रात फरमान जारी हो जाते हैं कि आज रात के 12 बजे से 500 का और 1000 का नोट हो जाएगा रद्दी। अरे रद्दी कर देंगे, बैंक में जाओ, लाइन लगाओ, 30 तारीख तक सब बैंक में पैसा आ जाएगा। अरे भाई सोचो, 84% जो करेंसी हमारे देश में हम लोग यूज कर रहे थे वो थी 500 और 1000 की। अब क्या 16% की करेंसी पे क्या पूरा देश को चलाएंगे? ये किस तरह की राजनीति है, किस तरह की अकल है भाई? मैं तो समझता हूँ सब समझदार लोग, अपन तो ऐसा काम नहीं करता कोई। अगर करते तो वो सोच समझ के करते, सिर्फ एक बेवकूफी राजनीति का नतीजा है जो पूरा देश और
और आपकी और मेरी माँ बहन और हम समाज ये इख्तियार में आए, महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र में आते ही बीफ को बैंड कर दिया, खाने पे पाबंदी। अरे साहब, बीफ बैंड करेंगे तो हमारे कुरैशी जमात के जो लोग हैं, हमारे दलित भाई लोग हैं, जिनका व्यवसाय चलता है, जिनका कारोबार चलता है, उनके बारे में कभी सोचा कि उनका घर किस तरह चलेगा, किस तरह वो अपने बच्चों को संभालेंगे, किस तरह अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे? बस नहीं सोचा, आके फिर एक फरमान दे दिया कि बीफ बैंड। उसका भी जिम्मेदार कौन है? ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी। 15 साल सत्ता में थे, 2 मरतबा प्रेसिडेंट की ऑफिस से लेटर गया कि पिटीशन बीफ बैंड पर पेंडिंग है आपका, हमारे पास इसका क्या करना है, मगर कोई जवाब नहीं। दूसरी बार आया, कोई जवाब नहीं दिया, और ये बीजेपी की सरकार सत्ता में आते ही सीधा उठा के डाल दिया बीफ बैंड। दूसरा मुद्दा हमारा देख लो, रिजर्वेशन की आज बात कर रहे हैं। आज कांग्रेस के और राष्ट्रवादी के आमदार लोग असेंबली में आके बोल रहे हैं रिजर्वेशन दो। अरे गद्दारों, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। पूरे महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जान चुका है, 15 साल सत्ता में थे, किस चीज ने आप लोगों को था रिजर्वेशन नहीं देने के लिए? 3 कमेटी के रिपोर्ट आपके सामने मौजूद थे। कुंडू कमेटी, सच्चार कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी। महमूदुर रहमान कमेटी का जो रिपोर्ट था, उसमें साफ सुथरे अल्फाजों में लिखा था कि महाराष्ट्र का जो मुसलमान है वो एक पिछड़ा वर्ग है, उसको एजुकेशन में और उसको जॉब में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हम रिजर्वेशन रिलीजन के नाम पे नहीं मांग रहे थे, हम रिजर्वेशन मांग रहे थे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड के ग्राउंड पर रिजर्वेशन मांग रहे थे। 1.5 साल महमूदुर रहमान कमेटी का रिपोर्ट पृथ्वीराज चौहान साहब के टेबल में पड़ा हुआ था। किस चीज ने उनको रोका था रिजर्वेशन देने से? महमूदुर रहमान कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों को महाराष्ट्र में 8% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इन लोगों ने 2014 के चुनाव के पहले जाते जाते कि पता था कि नैया डूब गई, तो मुसलमानों को फिर से बेवकूफ बना लेते, थोड़ा बहुत आसरा पानी हो जाएगा। 5% रिजर्वेशन जॉब में एजुकेशन में दिया, 15% रिजर्वेशन उठा के दे दिया जॉब में। जब मैटर हाईकोर्ट में गया और इसका भी बिल नहीं पास किया, बिल पास करते तो एक पक्का कानून बनता, और आज मेरे मुसलमान भाइयों को दर बदर ठोकर नहीं खानी पड़ती रिजर्वेशन के लिए। मगर इन सियासतदारों ने सिर्फ एक ऑर्डिनेंस निकाल दी। ऑर्डिनेंस की क्या वैल्यू होती है भाई? जब मैटर गया हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने उठाकर रिजर्वेशन को ही पूरा के पूरा बोला कि आप एजुकेशन में रिजर्वेशन दे सकते हो, जॉब में से रिजर्वेशन खारिज कर दिया। मगर जब बात सरकार के सामने आई तो सरकार ने हमको एजुकेशन में भी रिजर्वेशन देने से मना किया। असेंबली के अंदर अगर आवाज उठाई, क्योंकि ये दरिंदो तो नहीं उठा सकते, क्योंकि 15 साल अपनी सत्ता का सबूत दे चुके थे, अपनी बेईमानी साबित कर चुके थे, तो किस अल्फाज से आवाज उठाते? जब हमने आवाज उठाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो पहले एक पार्टी थी जिसने रिजर्वेशन पे आवाज उठाई। महाराष्ट्र के मुसलमानों के रिजर्वेशन की आवाज उठाने वाली सबसे पहले जो पार्टी थी वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थी। और हमने साफ सुथरे अल्फाजों में कहा, वारिस पठान अपने बेटे के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहा है, वारिस पठान उन बच्चों के लिए रिजर्वेशन मांग रहा है जिनके माँ बाप का यह अरमान है कि हमारा भी बच्चा पढ़ लिख के IAS ऑफिसर बने, हमारा भी बच्चा पढ़ लिख के IPS ऑफिसर बने, और तुम्हारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर महाराष्ट्र के राज को मजबूत करे। क्या आपको हक नहीं है? क्या हमको पढ़ने का हक नहीं है? क्या हमको रिजर्वेशन का हक नहीं है? तो फिर क्यों नहीं देते हमको रिजर्वेशन? क्यों नहीं दिया हमको? क्यों कांग्रेस ने नहीं दिया हमको रिजर्वेशन? क्यों राष्ट्रवादी
ने रिजर्वेशन नहीं दिया उनको। यही तो गलती है। हम इनको इख्तियार में लाते गए, वर्षों बरस तक 35 साल से उद्योग की जनता ने इनको लाया, इनको जीत आगे लाया, मगर इन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। अगर काम करते तो आप बीजेपी की सत्ता सरकार में नहीं बैठी होती और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इतनी दूर से नहीं आना पड़ता आप लोगों के लिए। मगर आए, आपके लिए आए, उद्गीर की जनता के लिए आए, आपको जता रहे हैं, आपको जगा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपके साथ किस किस तरह की नाइंसाफी हुई है इतने वर्षों में, हम आपको बता रहे हैं ये। और इंशाअल्लाह उद्गीर का मेरा एक एक बार ये जान जाएगा कि वाकई में वारिस पठान आया था तो कुछ बोल के गया, कुछ तो उसकी बात का। कुछ दिन पहले जब देखा इन्होंने कि महाराष्ट्र के अंदर नगर परिषद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, आप ही जैसे कि दोस्तों भाइयों बुजुर्गों ने हमको वहां पर भी फतेह दी। हमारे 40 उम्मीदवार चुनकर आए। 4 दिन पहले यही कांग्रेस और राष्ट्रवादी के कुछ दलालों ने मिलकर हमारे एक निहत्ता कोर कमेटी के आदमी को रास्ते में पकड़ के मारा। अरे ये मर्दानगी है? अरे मर्द का बच्चा और बाकायदा किया तो आप मेरे सामने खड़ा हो, क्या होता है मर्दानगी? अरे हमारे बच्चों को रास्ते में पकड़ के 50 आदमी मिलकर गाड़ी पे कार छोड़ते और मारते हो, क्या साबित करना चाहते हो? अरे नपुंसक लोग हो तुम लोग। मर्दानगी होती आते चुनाव में तो तुमको उछाड़ के फेंका लोगों ने, क्योंकि तुमने कुछ नहीं किया लोगों के लिए। इतने साल सिर्फ कुर्सी पर बैठे रहे, अपनी तिजोरियां भर दी, मगर मेरे गरीब भाई का घर भी खा गए तुम लोग। तिजोरी भी खाली कर दी, घर भी खा गए उसको। ये की तुमने राजनीति पूरे महाराष्ट्र के अंदर। कल की बात बताता हूं आपको। बुलढाना में मल्लभपुर, जहां से भी हमारे उम्मीदवार चुन के आए, कल हमारे मुसलमान भाई हमारे दलित भाइयों के साथ मिलकर ईद ए मिलाद का जुलूस निकाल रहे हैं। जहां से जुलूस जाता है वहां पर हमारे दलित भाई हमारे मुसलमान भाइयों को पाई से चाय पानी पिला रहे हैं। कुछ ऐसा बताया गया वहां पर कि हमने कुछ किया और एक मसला उलझ गया, जिसकी वजह से हमारे 30 बेगुनाह बच्चों को पुलिस ने हिरासत में लिया। या खाकी वाले खड़े, एक चीज, 70 साल से तुम जुल्म करते आ रहे हो। 70 वर्ष से हमारे घर में घुस घुस कर रास्तों से हमारे बेकसूर मासूम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ उठाकर जेलों में बंद करते आ रहे हो आप लोग। याद रखो एक बात, अगर ये कांग्रेस राष्ट्रवादी के दबाव में आकर अब अगर तुमने हमारे मासूम बच्चों को बेकसूरों को उठा के अंदर डाला तो इंशाअल्लाह अब हम चुप नहीं रहने। हमारे पास भी बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है और हमको भी पता है संविधान का किस तरह उपयोग करना, ये हमको पता है अच्छी तरह। तुमको खाकी वर्दी दी गई है रक्षा करने के लिए, हर नागरिक की रक्षा करने के लिए, हिंदू की, मुसलमान की, दलित की, हर व्यक्ति की रक्षा करने के लिए। लेकिन अगर तुम उसका गैर उपयोग करोगे और हमारे बेकसूर बच्चों को इस तरह उठा के जेलों में भर दोगे बिना सबूत की बुनियाद पे, अब हम चुप नहीं रहने वाले हैं। सुन लेना ये बात और पहुंचा देना मेरी बात अपने वरिष्ठों के पास। करने वाले का नाम नहीं है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, शेरों की जमात है। एक साथ झूठ में तो भेड़ बकरी आते हैं मारने के लिए, और उसका बच्चा है तो शेर के लो फिर अकेले तो जवाब मिलेगा। ये देगी उद्गीर की जनता जवाब, तुम लोगों को जवाब भूलना नहीं।
के चुप नहीं कर जाएगा। ऐसा जवाब के लोग आने वाले नस्ल तक सामने नहीं आ सकेगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे दलित शेर भी बैठे हैं। कांग्रेस साहब है अभी आप लोगों के साथ, पूरी गैंग को ले जाए, 11 आदमी की टीम बना जाए, और जब ये दलित और मुसलमान का मेल होगा इंशाअल्लाह, तो महाराष्ट्र का एक एक बच्चा और एक एक सियासतदान देखेगा कि अगर हम तुमको सत्ता पे लाना चाहते हैं तो सत्ता से उठा के 50 लोग ही चाहते हैं। ये रहेगी बात, क्योंकि हमारा साथ ईदर जमात के साथ नहीं हुआ है, शेरों के साथ हुआ है। रात के 2 बजे भाजपा के राज में, भाजपा की सरकार में बरसों बरस वाला डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अम्बेडकर भवन को दादर में गिरा दिया गया। इस तरह तोड़ा गया कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जो लाइब्रेरी थी, इतने सालों से जो पुस्तकें उन्होंने लिखी थी, जहां पर वो बैठ के पढ़ते थे, जो उनका मशीन था, उस सब को नष्ट नाबूद कर दिया। ये बीजेपी के राज में जब तुम डराते थे, अब नहीं, अब हम जो भी है संविधान के दायरे में रहकर तुमको कायदा सिखाएंगे। जो कायदे का तुम पालन भूले हो, तुमको कायदा जरूर सिखा के जाएंगे। जब अम्बेडकर भवन को तोड़ा गया, सारे वरिष्ठ नेता मुंबई में मौजूद थे, क्यों कोई नहीं आया सुबह सुबह में करते? अम्बेडकर भवन को तुमने तोड़ा, इसकी इजाजत से तोड़ा, क्यों तोड़ा? वो बाबा साहेब अम्बेडकर जिसने हमारे देश को संविधान दिया, वो बाबा साहेब अम्बेडकर जिसके संविधान के ऊपर हाथ रख के कसम खाई जाती है, असेंबली के अंदर हर दिन संविधान के दायरे में रहकर कायदे और कानून की बात की जाती है। उस संविधान को तुमने गिरा दिया। उस संविधान देने वाले व्यक्ति के इतने बड़े अम्बेडकर भवन को तुमने 0 लेवल कर दिया, ग्राउंड पे कर दिया। इसीलिए आवाज नहीं उठाई साहब, अगर हमारे दलित भाई के पास उस पर कोई पूछे तो आपके मस्जिद के त्याग जमीन के ये दुआ कर और आश्वासन दिया, दलित भाइयों फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ भी वो हुआ है, वही हुआ है जो हमारे साथ पिछले 70 सालों से हो रहा है। हम भी इस तरह के जुल्म के शिकार है, हमारे साथ भी ऐसी ज्यादती होती है। हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, खड़े नहीं रहेंगे
कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, जय भीम का नारा लगाएंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। क्योंकि हमने एक चीज सीखी है, या मानते रहो रिजर्वेशन दो, स्पीड बैन हटाओ, हमारा भवन वापिस बनाओ, मांगने से कुछ नहीं मिल रहा भाइयों। बचपन में कहावत सुनी थी, उस कहावत को दोहराने का वक्त आ गया है कि जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना सीखेंगे। बहुत हाथ फैला के मांग लिया, अब नहीं, अब जो हमारा हक है वो हक हमको सरकार को देना होगा। हम लेके रहेंगे हमारा हक, और हमारा हक लेने का तरीका है हमारे पास। हमारे को संविधान ने बैलेट दिया है, वोट का पावर दिया है कि हम हमारा वोट इस्तेमाल करके हम हमारे लोगों को असेंबली में लाकर, हम हमारे लोगों को नगर पालिका में लाकर हम हमारा हक हासिल कर सकते। कि आज तक हमारी आपकी जो आवाज थी वहां तक पहुंची नहीं, पहुंचाई गई ही नहीं कभी हमारी आवाज। क्योंकि ये लोग लगे थे अपनी अपनी राजनीति में, अपनी अपनी रोटी सेकने में, अपने अपने काम में, चाहे कांग्रेस हो चाहे राष्ट्रवादी हो। हमको हमेशा से इल्जाम लगाए गए हम पर, बी टीम है बीजेपी की, ये आए हैं इनको फायदा पहुंचाना है। अरे इतने साल से हम नहीं थे, तुम थे, किसने फायदा पहुंचाया उनको? कितनी जगहों से हम नहीं लड़े, तो क्यों तुमको पछाड़ के फेंका गया? क्यों सत्ता में आए ये लोग? और बी टीम की बात करते हो तो सुनते जाओ एक वाकया। महाराष्ट्र की असेंबली में जो वाकया मेरे साथ हुआ, आपको देखी बात है, मेरे जो ऊपर गुजरी है, वो मैं आपके सामने बयान करता चलूंगा। तो वो वाकया पूरे देश में देखा है, सबको पता चल जाएगा बीटीन कौन और एटीन कौन। भारत माता के ऊपर बात चल रही थी साहब, देश पूरा देश बोलना पड़ेगा, बोलना है तो रहो, नहीं तो देश छोड़ के जाओ, देश इनके बाप का है। अरे भाई ये देश हमारा था, तुमको जाना है, तुमको जाना है बिना टिकट लेकर नेपाल से, हम कहीं नहीं जाने वाले। जितना हक तुम्हारा है उससे 2 गुना ज्यादा मेरे वकील के भाइयों का वही पता जाता है। हम यहाँ पर भाई फर्ज भी है, भाई चॉइस भी है। भाई हाथ जान लो, डबल है, इन लोग का कुछ नहीं है, अपने बाप का है, अपने बाप का देश है, बाप का समझ के रहेगा। वहां जाकर बैठे खड़े हो गए बीजेपी के आमदार, अरे गद्दारों, यहाँ सदन में बैठना है तो भारत माता नारा लगाना होगा। अरे क्या है, तुम संविधान को नहीं मानते हो, तुम जाहिल हो, पर हमको पढ़े लिखे, हमको मालूम है संविधान क्या है। तुम अनपढ़ गंवार हो, हम तो पढ़े लिखे है ना, एडवोकेट है ना, बैरिस्टर साहब है ना, बैरिस्टर है ना, इनके जनित साहब इतने बड़े संपादक है ना, हम लोग जाहिल नहीं है, सब पढ़े लिखे। तो जहालत की सबूत, यहाँ बैठना है तो ये बोलना होगा। अरे एक बार बोला तो इतिहास हम लोग बैठे हुए थे, शाम की बात, 2 बार बोला है यहाँ अगर बैठना है तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो सदन से बाहर जाओ। अरे तीसरी बार बोला जब बैठना है आप भाई अपनी भी खोपड़ी से टक्की। 1 बार 2 बार, अपन भी तो खाते क्या मालूम है आपको, खून गरम रहता है, दिमाग भी गरम रहता है। मेरा दिल गरम है, दिमाग थोड़ा गरम है, बाकी सब मेरे अल्लाह का करम है। गरम खोपड़ी थी, बोलते नहीं बोलता, चल क्या करेगा, चल क्या करता है बोल। अरे इतना बोलना था तो वो तो जाहिल अनपढ़ गंवार बैठ गया, सामने में बाजू में पढ़े लिखे खड़े हो गए कांग्रेस से। अरे देशद्रोही, एंटी नेशनल बोलना पड़ेगा, तुमने क्या कर दिया। अरे मैं तो शौक हो गया, स्लोगन को इतना था, इनको क्या हो गया,
ये टीम कैसा तैयार हो गई भाई अचानक है? सारे कांग्रेस और राष्ट्रवादी के जो बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े आमदार थे, सब आके पूरा घेर लिए। बोले अगर यहाँ पे खड़े नहीं होता। अरे आवाज बंद भी हो गया तो बिगर माइक बोलूंगा। बहुत पावर है, मुझे अपनी खुराक मालूम है। सदन में बैठना है, वे बोलना होगा, तुम बोलो। अरे नहीं बोलता तो सबसे पहला मुझे सस्पेंशन का जो प्रस्ताव रखा गया वो था ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी सेक्युलर मुसलमानों के हमदर्द, बड़े बड़े पढ़े लिखे, इतने सालों से अपना खून चूसने वाले, अपने को बेवकूफ बनाने वाले, सब खड़े हो सस्पेंड। अरे वाला सस्पेंड करता है कर, किसको फर्क पड़ता है? क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? पैदा हुआ पहला जबला पहला बिगर जेब का, और इंशाल्लाह मरूंगा तो भी कफन बिगर जेब का। अगर डर तुमको है, आए थे बेवकूफ बनाया, कुर्सी लिया, कुर्सी चले जाएगी तो पागल हो जाओगे, बेवकूफ हो जाओगे। अपने को डर नहीं है किसका भी नहीं बोला, क्योंकि मैं कलमे की बुनियाद पर पैदा हुआ हूं। मेरा स्लोगन, मेरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इंशाअल्लाह मरते वक्त भी मेरी जुबान पे यही कलमा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। डरते नहीं हम लोग, मगर जो बीटिंग थी, जो सेक्युलर थे, उनका सबका चेहरा पूरे देश करेगा। असल अगर बीजेपी की कोई मीटिंग है तो ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी पूरे देश के लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही फरमाया वारिस भाई, ये लोग सेक्युलर के नाम पे आज तक हमारे मुसलमान भाइयों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे। इस्तेमाल होने के बाद में कभी इन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं किया और मुसलमानों को इसी तरह छोड़ दिया। पूरा इनका चेहरा लोगों के सामने आ गया। मेरा कसूर क्या था? मैं पूछना था इनसे, क्या है मेरा कसूर? क्या मेरा कसूर यह है कि मैं मुसलमान हूँ? क्या मेरा कसूर यह है कि मैं कलमा पढ़ता हूँ और दूसरे का कलमा नहीं पढ़ता? क्या मेरा कसूर यह है कि मैं बाबा साहब आम्बेडकर के दिए हुए संविधान को मानता हूँ? क्या था मेरा कसूर? मैंने कहा